अच्छा, बस ऑलमोस्ट चैप्टर की एंड में हम लोग। अच्छा, अब जो पोर्सिन विनियर्स में फेशियल सरफेस इंक्लूडेड होता है, ये बात तो सबको पता है। लेकिन इंटर प्रॉक्सिमली ना हमें मार्जिन कहाँ पे रखनी है? हमारे पास तीन ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर वन, इसको इंटर प्रॉक्सिमल कॉन्टेक्ट एरिया तक मार्जिन को लेके जाएं। नंबर टू, ऑप्शन नंबर टू, कॉन्टेक्ट एरिया तक नहीं लेके जाएं, उससे थोड़ा सा पहले ही मार्जिन को खत्म कर लें। ऑप्शन नंबर थ्री ये है कि कांटेक्ट एरिया को तोड़ के और मार्जिन को थोड़ा सा लिंगुअली लेकर आए, ताकि थोड़ा सा प्रॉपर कंप्लीट एक वेनियर की कवरिंग हो जाए। तो तीनों ऑप्शंस में लिंगुअल सरफेस तो कवर नहीं हो रहा, और तीनों ऑप्शंस में फेशियल सरफेस कवर हो रहा है। लेकिन बहस क्या चल रही है कि प्रॉक्सिमल सरफेस एक ऑप्शन में इंक्लूडेड नहीं है, एक में कांटेक्ट एरिया तक है, और एक में पूरा प्रॉक्सिमल सरफेस इंक्लूड कर दिया है। उसको फुल वेनियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फुल विनियर्स कहते हैं। पोर्सिन विनियर में फेशियली हम प्रेप करते हैं, ठीक है ना। उसको हम प्रॉक्सिमली कहीं तो रोकेंगे ना, हम जाहिर सी बात है, कहीं तो रोकोगे, मार्जिन बनाओगे। तो आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो प्रॉक्सिमल सरफेस तक लेकर ही नहीं जाओ, मार्जिन को उधर ही एंड कर दो फेशियल सरफेस पे ही। दूसरा क्या है कि कांटेक्ट एरिया तक ले जाओ, वहां पे एंड करो। तीसरा क्या है कि कांटेक्ट एरिया तोड़ के थोड़ा सा लिंगुअली लेकर जाओ और फिर एंड करो। ये तीन ऑप्शन है हमारे पास। तीनों ऑप्शन में फेशियल सरफेस कवर हो रहा है, तीनों ऑप्शन में लिंगुअल सरफेस कवर नहीं हो रहा। लेकिन ये बहस है कि क्या प्रॉक्सिमल सरफेस को कवर करना है या नहीं करना, ये इसकी बात चल रही है। ये बात क्लियर हो गई? कोई रिपीट कर सकता है इस बात को? कोई रिपीट करना चाहेगा इस बात को, ताकि मुझे लग। सर और विदेश से जो मार्जिन जो है ना थी उसको जहाँ पे हमने मार्जिन फिनिश करना है ना सर, उसके लिए थ्री ऑप्शंस हैं कि या तो उसको फेशियली खत्म कर दें, या सर पास दी कॉन्टेक्ट सर कॉन्टेक्ट एरिया तक ले जाए, या कॉन्टेक्ट एरिया से भी पास करके उसको लिंगुअली फिनिश कर दें। हाँ, परफेक्ट। लेकिन जो सबसे बेकार ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन टू है कि कांटेक्ट एरिया तक ले जाए। ये तो बिल्कुल गलत है। इससे क्या नुकसान होगा? नंबर वन, इंप्रेशन रिकॉर्ड करना मुश्किल होगा डेंटिस्ट के लिए। फिर लेबोरेटरी के लिए बनाना मुश्किल होगा। फिर नंबर थ्री, डेंटिस्ट के लिए जब बन के आ जाए उसको लगाना और उसको फिनिशिंग करना मुश्किल होगी, क्योंकि वो कांटेक्ट एरिया पे ही सब कुछ होगा, मार्जिन ही कांटेक्ट एरिया पे। तो डिफिकल्ट इन इम्प्रेशन, डिफिकल्टी फॉर लेबोरेटरी, डिफिकल्टी फॉर प्लेसमेंट। तो ये तो फ्लॉप हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो उसको फेशियली मार्जिन को ख़त्म कर लें, यानी कि प्रॉक्सिमल सरफेस को इंक्लूड ही ना करें। और दूसरा ऑप्शन है कि इंक्लूड करें तो पूरा इंक्लूड करें। अब ये दो ऑप्शन हमारे पास बचे। अगर पूरा इंक्लूड करें, इसको कहते हैं फुल विनियर्स। इसको क्या कहते हैं? फुल विनियर्स। और ये तब करने चाहिए जब दांत में डिस्कलरेशन है। क्योंकि अगर दांतों में डिस्कलरेशन है तो फिर मार्जिन को मैं सिर्फ फेशियली खत्म नहीं कर सकता, मुझे तो जाहिर सी बात है डिस्कलरेशन तो प्रॉक्सिमली भी होगी, तो मुझे पूरा लेकर जाना पड़ेगा लिंगुल तक। तो फुल विनियर्स करना पड़ेगा। और आगे के दांतों में नॉर्मली फॉर एस्थेटिक रीजंस हमें हमेशा फुल विनियर्स करना चाहिए। क्यों फुल विनियर्स करना चाहिए? क्योंकि पोर्सिन विनियर का एक इशू होता है मार्जिनल स्टेनिंग। और अगर तुम फुल विनियर करोगे और मार्जिनल स्टेनिंग फ्यूचर में होती भी है तो वो लिंगुअल सरफेस पे होगी, जो कि नज़र ही नहीं आएगी। लेकिन अगर तुम मार्जिन को फेशियल सरफेस पे ही एंड करोगे और स्टेनिंग फ्यूचर में होगी तो वो नज़र आएगी। तो एस्थेटिक पर्पस के लिए कौन सा ज़्यादा बेहतर है? फुल विनियर ज़्यादा अच्छा है बमुकाबिल। हाफ विनियर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जिस मार्जिन में प्रॉक्सिमल सरफेस इन्वॉल्व नहीं किया गया, तो बेहतर इन्वॉल्व करना चाहिए। सेंट्रल इंसाइजर में इन्वॉल्व करना चाहिए, लेटरल में करना चाहिए। कैनाइन में क्या है कि कैनाइन के मीजियल सरफेस पे करना चाहिए, डिस्टल पे तुम्हारी मर्जी है कि छोड़ सकते हो, क्योंकि वो इतना नजर नहीं आता। लेकिन बाकी सेंट्रल इंसाइजर में, लेटरल इंसाइजर में और कैनाइन के मीजियल सरफेस में, इन सब में आपको प्रॉक्सिमल सरफेस इंक्लूड करना चाहिए, यानी कि फुल विनियर। कैनाइन का जो डिस्टल सरफेस है उसमें आपकी मर्जी है प्रॉक्सिमल सरफेस इंक्लूड करो या ना करो। लेकिन अगर दांतों में डिस्कलरेशन है तो फिर फुल विनियर्स। अब इसमें कुछ कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल अगर ओवर क्राउडिंग है दांतों की तो हमें क्या करना चाहिए, फुल विनियर्स। अगर डायस्टेमा है तो हमें क्या करना चाहिए, फुल विनियर्स। ठीक है, ये बात याद रखें, डायस्टेमा है तो फुल विनियर्स। अगर प्री मोलर्स है तो फिर हमें ज़रूरी नहीं है फुल विनियर्स करें, सिर्फ अगर फर्स्ट प्री मोलर का मीजियल सरफेस है तो हम फिर भी कर सकते हैं, लेकिन बाकियों में फुल विनियर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ एस्थेटिक का कंसर्न ही नहीं है, तो आपको प्रॉक्सिमल सरफेस इन्वॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ फेशियली कटिंग करो। लेकिन प्री मोलर में एक और प्रॉब्लम आती है, प्री मोलर में एक और इशू आता है कि ऑक्लूजल मार्जिन को कहाँ पे ख़त्म किया जाए। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अपर प्री मोलर की हम बात करेंगे, अपर प्री मोलर में जो बक्कल कस्प होता है वो होता है नॉन फंक्शनल कस्प, यानी कि वो बाइटिंग में नहीं आता ना, टच नहीं करता। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, मार्जिन को आप कस्प के टिप पे ख़त्म कर सकते हो, यानी कि जो बक्कल कस्प है उसका जो इंक्लाइन है उस पर आप मार्जिन को डाल दो। ठीक है ना, कर सकते हो, क्योंकि वो आप जब दांत मिलाते हो, रूल क्या है कि जब दांत आपस में टच करें ना तो मार्जिन पे कांटेक्ट पॉइंट नहीं आना चाहिए, वरना मार्जिन पे टूट जाएगी, पोर्सिन विनियर टूट जाएगा जल्दी से। तो मार्जिन पे कभी भी स्ट्रेसेस नहीं आने चाहिए। तो अपर प्री मोलर में ऑक्लूजल मार्जिन आप बक्कल कस्प पे रख सकते हो। क्यों रख सकते हो, क्योंकि इट इज नॉन फंक्शनल कस्प। लोअर प्री मोलर में क्या आप मार्जिन बक्कल कस्प पे रख सकते हो या नहीं रख सकते, कोई बताएगा। कोई बताएगा, ऑक्लूजल मार्जिन नहीं रख सकते, डॉक्टर रईसा कह रही है। नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते हम लोअर प्री मोलर में, अपर प्री मोलर में तो हम रख सकते हैं ऑक्लूजल मार्जिन। फंक्शनल कस्प सर, क्योंकि वो फंक्शनल कस्प होता है, ऑक्लूजन में इन्वॉल्व होता है। हाँ, लोअर प्री मोलर में फंक्शनल कस्प होता है और ऑक्लूजन में इन्वॉल्व होता है, तो वो टूट जाएगा, स्ट्रेसेस आएंगे, और हमें चाहिए कि स्ट्रेसेस नहीं आने चाहिए, ये बीसीक्यू के पॉइंट है। लेकिन सिनेरियो को बदल देते हैं, अपर फर्स्ट प्री मोलर है, बक्कल कस्प पे मार्जिन रख सकते हो या नहीं, लेकिन लिखा हुआ है कि ग्रुप गाइडेंस एक्सकर्सिव मूवमेंट है। एक होता है कैनाइन गाइडेंस, एक्सकर्सिव मूवमेंट, एक्सकर्सिव का मतलब है कि अगर आप मैंडिबल को इधर लेके जा रहे हैं लेटरली तो उसमें सिर्फ कैनाइन टच करेगा। ग्रुप गाइडेंस का मतलब है कैनाइन के साथ प्रीमोलर भी टच करेगा। अगर ग्रुप गाइडेंस है तो फिर क्या हम अपर के प्रीमोलर के बक्कल कस पे मार्जिन रख सकते हैं। अगर कैनाइन गाइडेंस है तो रख सकते हैं। अच्छा, ग्रुप गाइडेंस में डॉक्टर रईसा ने यस कहा नहीं रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं। सर गाइडेंस में ना उसके ऊपर अपने ओपिनियन में जो है ना वो केनाइन के साथ रिमूवल भी हो जाएगा, पोर्सलेन के ऊपर सारी स्ट्रेसेस आएंगे और वो चिप ऑफ हो जाएगा, हाँ बस ब्रेक वही, होगा। बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि अगर ग्रुप गाइडेंस होगा ना तो बकल कस भी टच करेगा अपर का, और कैनाइन गाइडेंस में टच नहीं करेगा क्योंकि वो नॉन फंक्शनल है। लेकिन नॉन फंक्शनल अगर ग्रुप गाइडेंस है तो नॉन फंक्शनल भी टच करता है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कस की रिडक्शन करके उसको ऑनले बनाना पड़ेगा। तो इसको बेसिकली क्या कहते हैं, हम कहते हैं वॉनले। क्या कहते हैं, वॉनले। वॉनले क्या है कि विनियर्स के साथ साथ ऑनले भी बना दिया आपने, यानी कि एक कस्प को भी इन्वॉल्व कर लिया और फेशियली विनियर कर दिया, तो इसको कहते हैं वॉनले। ये स्पेशल केसेस की हम बात कर रहे थे, एक है क्राउडिंग ऑफ टूथ, उसमें हम फुल विनियर्स करते हैं। एक है डायस्टेमा, उसमें हम फुल विनियर्स करते हैं। फुल विनियर्स यानी कि प्रॉक्सिमल सरफेस को इंक्लूड करना। तीसरे नंबर पे है प्री मोलर्स, उसमें हम फुल विनियर्स नहीं करते हैं क्योंकि एस्थेटिक्स का मसला नहीं है। हाँ, अगर अब फर्स्ट प्री मोलर का मीजियल सरफेस हो तो सोच सकते हो, अदरवाइज बाकी में तो सोचने की भी जरूरत नहीं है। और ऑक्लूजन मार्जिन वाली बात मैंने बता दी। अब चौथा स्पेशल केस आता है एग्जिस्टिंग रेस्टोरेशन। अगर एक पेशेंट आपके पास आया है और उसको कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन ऑलरेडी है, टूटी नहीं है, और वो कहती है कि मुझे अब कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन अच्छी नहीं लग रही, लिहाजा मुझे आप पोर्टलिन विनियर लगाओ। अब आप क्या करोगे,
आप डायरेक्ट कटिंग करना शुरू करोगे या फिर पहले पूरी कॉम्पोजिट को बाहर निकालोगे? जी, क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? कॉम्पोजिट को बाहर निकालने की जरूरत है या नहीं, उसी पे ही कटिंग शुरू कर लें? रिमूव कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट अगर ज्यादा नहीं है, थोड़ी है, तो उसको रिमूव कर देना चाहिए। रिमूव करने के तीन रीजन है, क्योंकि जो पोर्सिन विनियर है ना, अगर तुमने कॉम्पोजिट को रिमूव नहीं करा तो पोर्सिन विनियर कॉम्पोजिट पे अच्छे से चिपकेगा ही नहीं और बॉन्डिंग कॉम्प्रोमाइज होगी, और पोर्सिन विनियर की जल्द ही डी बॉन्डिंग हो जाएगी। तो लिहाजा कॉम्पोजिट निकाल दो, और भले खाली जगह हो तो जो खाली जगह होगी ना वो भी पोर्सिन विनियर का ही हिस्सा बन जाएगा। वो परेशान होने की बात नहीं है, अरे खाली जगह होगी तो क्या होगा, तो दैट वुड बिकम द पार्ट ऑफ पोर्सिन विनियर, सो नथिंग टू वरी। बट बेटर नॉट टू बॉन्ड पोर्सिन विनियर टू कॉम्पोजिट, वो ज्यादा खतरे वाली बात है। इससे अच्छा है कि भले कॉम्पोजिट निकाल के खाली जगह छोड़ दो, तो खाली जगह विल बी द पार्ट विल बी रिप्लेस्ड बाय द पोर्सिन। बॉन्डिंग क्यों अच्छी नहीं है कॉम्पोजिट पोर्सिन विनियर की कॉम्पोजिट से, उसके तीन रीजंस लिखे हुए हैं। नंबर वन, कॉम्पोजिट में ना वाटर एब्जॉर्प्शन फिनोमेना होता है। नंबर टू, उसकी जो फिलर्स पार्टिकल होते हैं उसकी साइलिनाइजेशन नहीं हुई होती। और नंबर थ्री, जो कॉम्पोजिट होता है उसके अंदर जो रिजिन मोनोमर्स होते हैं ना अनसेट, वो बहुत कम होते हैं। तो ये याद कर लीजिएगा, बीसीक्यू अगर आ गया कि क्या क्या रीजंस हैं क्यों बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती, तो ये भी सवाल है क्यों अच्छी नहीं होगी, तो ये रीजन अच्छी नहीं होगी। अब पांचवा स्पेशल केस है, अगर फ्रैक्चर्ड इंसाइजर है तो क्या कर सकते हैं विनियर, स्पोर्ट्स विनियर, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन कम से कम 50% इनेमल होना चाहिए बीसीक्यू पॉइंट। छठा स्पेशल केस है, नॉन सर्वाइकल कैरियस लीजन है तो कर सकते हो पोर्सिन विनियर, नहीं यहाँ खतरे की बात है। यहाँ बेहतर है फुल कवरेज रेस्टोरेशन दो, क्यों? क्योंकि सर्वाइकल बर्नआउट होता है, यानी कि सॉरी, क्यों नहीं, यहाँ पे क्या होता है, स्क्लेरोटिक डेंटिन होता है। क्या होता है? स्क्लेरोटिक डेंटिन होता है सर्वाइकल थर्ड में, और स्क्लेरोटिक डेंटिन पे पोर्सिन विनियर की बॉन्डिंग बहुत खराब होती है, तो बेहतर है आप फुल कवरेज रेस्टोरेशन दो, या फिर पोर्सलिन विनियर को थोड़ा सा ज़्यादा नीचे लेकर जाओ। मार्जिन कभी भी सर्वाइकल पे नहीं होनी चाहिए, फिर ज़्यादा नीचे लेके जाओ, या फिर सर्वाइकल थर्ड को कनेक्टिव टिश्यू से कवर कर लो, जिंजावा को थोड़ा सा कोरोनली रेज करो। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस हो गए हैं, लेकिन बेहतर है फुल कवरेज रेस्टोरेशन दो। यहाँ पे पोर्सलिन विनियर इतना अच्छा नहीं चलेगा, चैलेंजिंग केस होगा बहुत। चैलेंजिंग केस क्यों होगा? क्योंकि स्क्लेरोटिक डेंटिन होगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? नॉन सर्वाइकल कैरियस लीजन। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई हैं काफी। अच्छा, अब हमारे पास दो ऑप्शन है पोर्सिन विनियर में। एक तो मैंने कहा था कि फेशियल सरफेस तो ज़ाहिर इन्वॉल्व होगा, प्रॉक्सिमल सरफेस इन्वॉल्व करेंगे नहीं करेंगे ये हमारी मर्जी है, करें ना करें, और उस पर मुख्तलिफ केसेस डिवाइड किए गए। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये कि इंसाइजल थर्ड को इन्वॉल्व करेंगे या नहीं करेंगे? जी भाई, इंसाइजल थर्ड को इन्वॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हम्म। अच्छा, नॉर्मली ना करना चाहिए, इंसाइजल थर्ड को करना चाहिए इन्वॉल्व। ठीक है ना, 1 to 2 मिलीमीटर रिडक्शन होती है इंसाइजल थर्ड की। और जो मार्जिन है वो कहाँ पे आएगा? वो इंसाइजल, वो थोड़ा सा लिंगुअली पैलेटली मार्जिन आएगा, और बट जॉइंट मार्जिन आएगा 90 डिग्री। कौन सा मार्जिन आएगा? बट जॉइंट 90 डिग्री मार्जिन आएगा पैलेटल सरफेस की स्टार्ट में ही। जहाँ पे इंसाइजल सरफेस खत्म हो रहा है, पैलेटल सरफेस शुरू हो रहा है, वहां पे बट जॉइंट मार्जिन आएगा, और इंसाइजल सरफेस को इन्वॉल्व करना चाहिए। लेकिन कुछ सिचुएशंस में हमने इंसाइजल को इन्वॉल्व नहीं करना, इंसाइजल एज को इन्वॉल्व नहीं करना, थर्ड नहीं, सॉरी, इंसाइजल एज की बात कर रहा हूँ, थर्ड नहीं, थर्ड तो होगा। इंसाइजल एज इन्वॉल्व नहीं करना कुछ सिचुएशंस के अंदर। और उसमें हम क्या करते हैं, उसको कहते हैं विंडो प्रिपरेशन। कौन सी प्रिपरेशन? विंडो प्रिपरेशन। विंडो प्रिपरेशन का विंडो प्रिपरेशन का मतलब ये होता है कि जो मार्जिन होगी इंसाइजल मार्जिन, वो हम फेशियल सरफेस पे ही एंड कर देंगे। यानी कि यहाँ पे एंड कर दी हमने, इंसाइजल एज को इन्वॉल्व ही नहीं किया, तो मार्जिन कहाँ पे खत्म होगी? इंसाइजल
इधर खत्म होगी, फेशियल सरफेस के टॉप पे ही खत्म हो जाएगी मार्जिन, यानी कि हमें दिखाई देगी। जैसे जिंजाइवल मार्जिन दिखाई देती है ना, इस तरह इंसाइजल मार्जिन भी दिखाई देगी। एक विंडो बन जाएगी ऐसे दांत पे, क्या बन जाएगी, विंडो। और इंसाइजल थर्ड पे पोर्सलीन नहीं होगा। इंसाइजल थर्ड पे पोर्सलीन होगा ही नहीं, क्योंकि इंसाइजल को एज को इन्वॉल्व किया ही नहीं। ये कुछ सिचुएशंस में, कौन सी सिचुएशंस में, नंबर वन, जब पेशेंट को ब्रुक्सिज्म हो, क्लेंचिंग की आदत हो, तो क्या होगा, इंसाइजल एज फ्रैक्चर होने से बच जाएगी। नंबर टू, पहले से ही वियर फैसेट्स हो पेशेंट को, एट्रीजन हो पेशेंट की, तो तुम नहीं, रिस्क नहीं ले सकते यहाँ पे तुम पोर्सलीन इंसाइजल एज पे नहीं लगा सकते। तो नंबर थ्री, प्रोटेक्शन करनी हो तुम्हें। और नंबर फोर, तुम्हें इंसाइजर लेंथ की चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है, अलाइनमेंट चेंज करने की, लेंथ चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो फिर तुम छोड़ सकते हो। तो ये तीन चार रीजंस हैं कि तुम इंसाइजर एज छोड़ सकते हो और विंडो प्रेपरेशन कर सकते हो। तो ये बीसीक्यू पता होना चाहिए, और विंडो प्रेप का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि fish margin, incisal margin ends in the facial surface and there is no incisal edge involvement, it is a complete window। और फायदा क्या है कि प्रोटेक्ट इंसाइजल एज, क्योंकि अगर पोर्सलीन होगा तो वो ब्रिटल है, वो टूट जाएगा। ठीक है ना, स्ट्रेसेस नहीं आएंगे। अच्छा, कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए हमें ल्यूटिंग के लिए, ट्रांसल्यूसेंट करना चाहिए या ओपेक करना चाहिए, कोई बताएगा। सर ट्रांसल्यूसेंट यूज करेंगे सीमेंट। ट्रांसल्यूसेंट करेंगे, शाबाश जीवत। ट्रांसल्यूसेंट क्यों करेंगे, क्योंकि जो पोर्टली विनियर होता है वो खुद ट्रांसल्यूसेंट होता है। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब है उससे हमारी जो नेचुरल लाइट है ना, पास होगी विनियर से, और वो दांत तक आएगी, और दांत का ओरिजिनल शेड रिफ्लेक्ट बैक होगा। ठीक है ना। लेकिन अगर तुमने सीमेंट को ओपेक यूज किया है, तो क्या होगा, लाइट सीमेंट पे ही रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी। तो जो कॉन्सेप्ट था पोर्सिन विनियर का ट्रांसल्यूसेंट बनाने का, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि दांत का असल शेड रिफ्लेक्ट बैक हो, वो तो तुमने मार दिया। वो तो कॉन्सेप्ट की तुमने धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि तुमने सीमेंट को ही ओपेक कर दिया। तो ये नहीं करना, तो बिल्कुल सही जवाब है, हमेशा ट्रांसल्यूसेंट सीमेंट यूज करना है। अच्छा, दूसरा सवाल, क्या हमें फ्लोएबल कंपोजिट यूज करना चाहिए या पैकेबल कंपोजिट यूज करना चाहिए ल्यूटिंग के लिए, या जीआईसी यूज करना चाहिए। कंपोजिट। कंपोजिट, शाबाश डॉक्टर हिरा, कौन सा कंपोजिट यूज करना चाहिए। पैकेबल कंपोजिट। पैकेबल, शाबाश। डॉक्टर फरीन ने भी बताया, शाबाश। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी, अच्छा, खुशी हो रही है कि 12 बजे माशाल्लाह रात के आप सबके दिमाग माशाल्लाह बहुत अच्छे से चल रहे हैं, वेरी गुड। तो खैर, मुझे लगता है आप लोग सारे रात को पढ़ने वाले हैं। मैं अपनी बात करूं, जब मेरा टाइम, मैं ग्रुप मैं हम लोग पढ़ते मैं पढ़ता था, लाइक अंडर ग्रेड में हो या पोस्ट ग्रेड में हो, जब भी मैंने ज़िंदगी में पढ़ाई की है ना, मैंने हमेशा रात को की है। मतलब पूरा दिन की है मैंने। एग्ज़ाम के टाइम तो मैंने पूरा दिन की है, बट वो मेरा मेजर पोर्शन रात का होता है। यानी कि क्योंकि जो मुझे ये होता था कि ईशा नमाज पढ़ के खाना खाया, उसके बाद से लेके फजर तक नॉन स्टॉप टाइम होता है पढ़ने का। कोई ना डिस्ट्रैक्शन, सारी दुनिया सोई हुई है, और बस हम और किताब है ना, उफ। तो वो पढ़ने की वाइब बड़ी अच्छी होती है। और फिर मैं अब मेरा शेड्यूल था, मैं फिर फजर पढ़ के सोता था, और फिर दोपहर को खाने के टाइम उठता था मैं। ये मेरी पूरी सुबह नींद में जाती थी, और दोपहर को खाना खाया, एनर्जी आ गई, और फिर दोबारा पढ़ने पे बैठ गया। और फिर यक्का मेरा यही स्केड्यूल चलता था। और जिस दिन पढ़ाई जल्दी पूरी हो जाती थी, तो फिर नाश्त ग्रुप स्टडी लोग करते थे, हम लोग दो, अकेला नहीं होता था, हम दो दो लोग होते थे। अंडर ग्रेड में भी मेरा ग्रुप स्टडी पार्टनर था, पोस्ट ग्रेड में भी था। तो और ज़्यादा नहीं, 4-5 लोग नहीं, एक ग्रुप स्टडी पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिससे कॉम्पेटिबिलिटी हो, बहुत है, ज़्यादा होंगे तो और ख़राब हो जाता है। तो एक हो या दो हो, मैक्सिमम दो या तीन हो। और अगर टारगेट कभी ज़्यादा अचीव कर लिया, तो फिर हम घूमने फिरने भी चले जाते थे, अक्सर नाश्ता हम लोग अल नसीब पे कर लेते थे हीराबाद में। तो खैर, गोल्डन टाइम था वो, पढ़ाई वाला भी, अभी भी याद करता हूँ, बट स्टिल वापस जाना नहीं चाहता। याद करता हूँ लेकिन जाना नहीं चाहता। खैर,
पैकेबल, आप लोगों ने जवाब बिल्कुल सही दिया, पैकेबल कंपोजिट। क्यों? क्योंकि जो फ्लोएबल कंपोजिट है वो कमज़ोर होता है, और वो बहुत ज़्यादा पानी पानी फ्लोएबल होता है, तो उसकी पोर्सिन विनियर की प्लेसमेंट करना मुश्किल हो जाता है, और उसको फिर फिनिशिंग करना मुश्किल हो जाता है। तीसरा सवाल आप लोगों से, क्या लाइट क्योर कंपोजिट यूज़ करना चाहिए या सेल्फ क्योर कंपोजिट यूज़ करना चाहिए? Sir, light cure composite. शाबाश डॉक्टर इरा, लाइट क्योर करना चाहिए, सही है, तीनों सबने सही बताया, कमेंट्स में भी सही बताया। क्योंकि लाइट क्योर में ना हमारे पास वर्किंग टाइम ज़्यादा होता है, सेल्फ क्योर में वर्किंग टाइम नहीं होता। लाइट क्योर में तब तक होता है जब तक आप लाइट नहीं लगाते, और वर्किंग टाइम बहुत होता है, फिनिशिंग टाइम कम होता है, और कलर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो लाइट क्योर यूज़ करना होता है। अच्छा, अगर एक्सटेंसिक स्टेन्स हैं, और ये एक्सटेंसिक स्टेन्स हैं या इनेमल में इंटेंसिक स्टेन्स हैं, तो उसको उसका क्या क्या हल निकालेंगे हम? उसको कैसे मास्क करेंगे पोर्टलिन विनियर लगाने सर से पहले? ओपेक सर यूज करेंगे जो भी होगा, कंपोजिट, ल्यूटिंग सीमेंट। ल्यूटिंग सीमेंट ओपेक यूज करेंगे, ठीक है, यस। ताकि डिस्कलरेशन छुप जाए। लेकिन इसका मैंने एक की तरीका है, एक तरीका ये है कि ओपेक सीमेंट यूज करें, लेकिन इसका सर बड़ा नुकसान। ब्लीचिंग ब्लीचिंग भी हम्म। ब्लीचिंग भी कर सकते हैं सर, ब्लीचिंग भी कर सकते हैं पहले विनियर लगाने से पहले। हाँ शाबाश, ठीक है। अच्छा, पहले पहले तुम्हारे पहले पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट तुमने बोला कि हम ओपेक मटेरियल यूज करें, ये सही जवाब है, लेकिन ये सही हो जाएगा, इससे डिस्कलरेशन खत्म हो जाएगी, लेकिन इससे नुकसान क्या होगा कि वही लाइट जो है ना ओपेक मटेरियल को रिफ्लेक्ट बैक करेगी, और एक मोनोक्रोमेटिक शेड आएगा। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है कि पूरा एक ही शेड आ जाना, लेकिन दांत हमारा मोनोक्रोमेटिक नहीं है, पॉलीक्रोमेटिक है। यानी कि सर्वाइकल पे अलग शेड होता है, मिडल पे अलग, इंसाइडल पे अलग। तो वो ओरिजिनलिटी दांत की खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने एक ओपेक करके उसको छुपा दिया, तो वो ट्रांसल्यूसेंट विनियर का तो कॉन्सेप्ट खराब हो गया। तो इससे डिस्कलरेशन तो मिटेगी, लेकिन ये गलत तरीका है। सही तरीके पे आते हैं, एक तरीका ये है, जैसे जीवत ने कहा कि हम पहले माइक्रो एब्रेजन कर लेंगे, और माइक्रो एब्रेजन कर लेंगे और ब्लीचिंग पहले कर लेंगे, उससे शेड्स लाइट होंगे। वेरी गुड आंसर, नंबर वन ऑप्शन ये है। नंबर टू है वो डॉक्टर आकिफा ने कहा है कि अगर एक्सटेंसिक स्टेन्स हैं या फिर इनेमल के स्टेन्स हैं इंट्रेंसिक, तो जब आप विनियर की प्रिपरेशन करते हो ना, तो वो तभी रिमूव हो जाते हैं। एक्सटेंसिक और इनेमल वाले इंट्रेंसिक तो तभी रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि आप 0.5 0.7 मिलीमीटर इनेमल निकाल रहे हो ना, वो तो तभी रिमूव हो जाते हैं, तो वो तो तभी खत्म हो गए। तो ये दो बातें तो हो गई। लेकिन अगर डेंटिन तक स्टेन है, अगर जैसे टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग हो गई, तो उसमें तो डेंटिन की स्टेनिंग होती है ना, या पल्प नेक्रोसिस हो गया तो डेंटिन तक स्टेनिंग होती है, तो जनाब उसमें क्या करेंगे? एक तो ब्लीचिंग और माइक्रोएब्रेशन करेंगे। दूसरा क्या कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ दूसरा क्या करेंगे हम, कि जो डिस्कलर्ड एरिया है ना, फॉर एग्जांपल, हाँ, जो डिस्कल फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन में मिडल थर्ड में डिस्कलरेशन होती है, इंसाइजल और सर्वाइकल थर्ड में नहीं होती। तो आप क्या करोगे, सर्वाइकल थर्ड पे वही 0.3 मिलीमीटर करोगे प्रेप, इंसाइजल थर्ड में वही 0.7 करोगे, लेकिन मिडल थर्ड में तुम लोग 1 मिलीमीटर तक प्रेप कर लोगे। जब तक डिस्कलरेशन खत्म नहीं होगी अपनी प्रेप को बढ़ा दोगे, और फिर थोड़ा सा कॉम्पोजिट डाल दोगे। ये तरीका कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होगा कि एटलीस्ट तुम मिडल थर्ड की डिस्कलरेशन को तो हटा रहे हो, और बाकी पे पोर्सलीन होगा, तो सबका सत्यानाश नहीं कर रहे तुम, सिर्फ मिडल थर्ड की डिस्कलरेशन को ही डील कर रहे हो, उसको स्पेसिफिकली उस पोर्शन को डील कर रहे हो तुम। एक और तरीका क्या है कि तुम ज़्यादा कटिंग मत करो, तुम क्या करो, एक टिंट्स आते हैं, जैसे टिंट्स आते हैं, जहाँ जहाँ डिस्कलरेशन है ना वहाँ पे फ्लोएबल टिंट्स लगा लो ओपेक कलर के, उससे क्या होता है वो डिस्कलरेशन छुप जाएगी। अब आप बोलोगे कि वो वहां पे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो वो जरे से पोर्शन पे ही टेंट डाल देना आपने। सीमेंट में क्या हो रहा था, पूरे पे तुमने सीमेंट डाल दिया, लेकिन इसमें क्या है कि पूरा पोर्शन तो डिस्कलर्ड नहीं है, जहां जहां डिस्कलरेशन है ना वहां पे सिर्फ ओपेक टेंट्स डाल दो। तो इससे क्या होगा कि कम नुकसान होगा, तो कम कम कॉम्प्रोमाइज होगा। तो ये कुछ तरीके हैं कि ज़्यादा कट कर दो, और फिर क्या करो कि तुम ब्लीचिंग माइक्रोएब्रेशन पहले कर लो, या ओपेक टिंट्स डाल दो, या कभी कभी तुम क्या कर सकते हो, पोर्सलिन विनियर्स के अंदर भी ओपेक कैरेक्टरिस्टिक्स डाल सकते हो, जिससे क्या होगा डिस्कलरेशन को वो छुपा देगा। तो पोर्सलिन विनियर के अंदर भी थोड़ी थोड़ी ओपेसिटी डाल सकते हो। तो ये भी एक तरीका है। तो ये चार पांच तरीके हैं हाउ टू मास्क द डिस्कलरेशन।
और आखिर में विनियर्स को रिमूव कैसे करते हैं? वो हमेशा डायमंड बर्र इस्तेमाल करना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। बीसीक्यू पॉइंट, कभी भी कार्बाइड बर्र इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेटल के लिए कार्बाइड, पोर्सिन के लिए डायमंड बर्र। मिडल थर्ड से स्टार्ट करोगे, असली पोर्सिन विनर की बात करो, प्रोविजनल का इंसाइजल थर्ड से स्टार्ट करते हो, लेकिन असली पोर्सिन विनर को मिडल थर्ड से स्टार्ट करोगे और पूरा रिमूव करोगे बगैर पानी के। पानी क्यों नहीं होता? ताकि आपको इंटरफेस नजर आए, कहीं दांत गलती से कट ना जाए। और आखिर में स्केल्पल 12B ब्लेड से ना थोड़ा सा फ्लिक ऑफ कर लोगे अगर हो रहा है तो, अदरवाइज पूरा ही बर से निकालोगे। तो ये तरीका है। तो दिस इज ऑल, हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। सर प्लीज रिपीट। पोर्सिन विनियर को निकालने का आप पीसीक्यूज ही आएंगे। तरीका नंबर, आपको डायमंड बर इस्तेमाल करना है। नंबर 2, पानी के बगैर करना है। नंबर 3, मिड फेशियल से स्टार्ट करना है। प्रोविजनल को इंसाइजल थर्ड से स्टार्ट करना होता है। पोर्सिन विनियर को रिमूव करने के लिए मिड फेशियल से स्टार्ट करना है। और जब आखिर में थोड़ा बचे ना तो फिर स्केल्पल 12B ब्लेड से भी हटा सकते हो। बर छोड़ो, स्केल्पल 12B ब्लेड से भी फ्लिक ऑफ कर सकते हो अगर हो रहा है तो। नहीं हो रहा तो फिर पूरा बर से निकालो। अब थोड़ा सा टोफिल मायर के बारे में कुछ पॉइंट्स हमारे रहते थे, कुछ मैं बता देता हूँ जितना हो पाया इन 10 मिनटों के अंदर। अच्छा जी, सबसे पहले सवाल आ सकता है कि क्या 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 पर्पस है टोफिल मायर का ना, क्या क्या पर्पस, क्या है इसका, मोटिव क्या है? नंबर 1, टू कन्फाइन द अमलगम इनसाइड द कैविटी। अगर सोचो टोफिल मायर नहीं होता और तुम ऐसे कंडेंस करते अमलगम डालते तो अमलगम कहाँ गिरता? नीचे बाहर गिर जाता, क्योंकि दीवार ही नहीं होती। तो पहला तो यही है कि भाई अमलगम को एटलीस्ट कन्फाइन करके रखता है कैविटी के अंदर। नंबर 2, कॉन्टेक्ट एरिया बनाने में हेल्प करता है। अगर टोफिल मायर नहीं होता तो कॉन्टेक्ट एरिया कैसे बनता? नंबर 3, प्रॉक्सिमल वॉल बनाने में काम आता है। पूरी वॉल बनाता है, कॉन्टोर देता है आपको, प्रॉक्सिमल कॉन्टोर देता है। नंबर 5, ओवरहैंग होने से बचाता है। अगर टोफिल मायर नहीं होता तो क्या होता? अगर चलो तुमने जबरदस्ती अमलगम को कन्फाइन भी कर दिया कैविटी के अंदर, लेकिन हमेशा ओवरहैंग होता, और ओवरहैंग आपको पता है कितनी नुकसान वाली चीज़ है। तो ये 4-5 फायदे हैं टोफिल मायर यूज़ करने के। टोफिल मायर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हेड यानी कि सर, उसमें 2 किस्म के स्लिट्स होते हैं, 2 किस्म के स्लिट्स होते हैं, ठीक है ना। जब उस स्लिट्स के अंदर आप क्या करते हो, आप बैंड डालते हो। अच्छा, टोफिल मायर बेसिकली पता है किसको कहते हैं? दादा आप लोगों से सवाल नहीं पूछ रहा, 10 मिनट बचे हैं, ये आखिरी जूम का सेशन है, इसके बाद नहीं होगा। तो टोफिल मायर पूरे सिस्टम को कहते हैं। एक होता है रिटेनर, एक होता है बैंड। इन दोनों को मिला के टोफिल मायर सिस्टम कहा जाता है। कुछ कहते हैं नहीं टोफिल मायर इसको नहीं भाई, वो रिटेनर है, वो बैंड है। पूरे सिस्टम को टोफिल मायर सिस्टम कहता है। सही है। अब बैंड को आपने क्या करना है, इक्वल हाफ में डिवाइड करना है और आपने उसको हेड में डालना है। हेड के दो स्लिट्स होते हैं, आपने एक स्लिट में डालना है। और जब आप डाल रहे हो ना तो हेड का जो ओपन एंड है शुड फेस द डेंटिस्ट, हमें फेस करना चाहिए। लेकिन जब आप कैविट मुंह के अंदर डाल रहे हो तो जो ओपन एंड है शुड ऑलवेज फेस जिंजाइवली। यानी अपर में डाल रहे हो तो इट शुड फेस अपर, और लोअर में डाल रहे हो तो इट शुड फेस लोअर। इन आसान लफ्जों में इट शुड ऑलवेज फेस जिंजाइवली। अच्छा, आपने क्या करना है, और स्लाइड दूसरा होता है। स्लाइड, स्लाइड इसलिए बोलते हैं वो ऊपर नीचे होता है। आपने क्या करना है, मैट्रिक्स बैंड को इक्वल हिस्सों में ऐसे डिवाइड करके पहले स्लाइड में डालना है, और फिर जो हेड है उसके 2 दरवाजे, पहले दरवाजे में डालना है। फिर आपने राइट करना है, लेफ्ट करना है, दूसरे दरवाजे से नहीं डालना। फिर आप बोलोगे दूसरा दरवाजा किस लिए, वो कब डालना है, दूसरा स्ट्रेट कब डालना है? स्ट्रेट आपको तब डालना है जब आप प्रीमोलर की रेस्टोरेशन कर रहे हो रबर डैम के साथ, तो आपको फिर स्ट्रेट डालना है। उसमें आप कर सकते हो, ये इंडिकेशन लिखी हुई है, प्री मोलर वाइल यूजिंग रबर डैम। अदरवाइज आपने राइट डालना है या लेफ्ट डालना है, वो डिपेंड करता है दांत कौन सा है। अपर में अगर राइट दांत है तो आपने राइट टर्न करना है, अपर का लेफ्ट दांत है तो लेफ्ट टर्न करना है। मतलब जहां दांत वहां टर्न करना है, ये रूल अपर के लिए। लोअर में वाइस वर्सा होता है, यानी कि अगर लोअर का राइट दांत है तो फिर लेफ्ट टर्न करना है। वाइस वर्सा का यही मतलब है, ज्यादा डीप में नहीं जा रहा वाइस वर्सा क्या होता है। लेकिन आप सिर्फ अपर का याद करो कि राइट दांत है तो राइट जाना है, लेफ्ट दांत है तो लेफ्ट जाना है। लो मैंडिबल में वाइस वर्सा होता है।
आपने जब अच्छा दो और चीजें होती हैं। एक होता है बड़ा स्पिंडल होता है रोटेट, उसको कहते हैं रोटेटिंग स्पिंडल। उसका काम होता है लूप को टाइट करना। क्लॉकवाइज करोगे तो लूप टाइट होगा, एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो लूप लूज होगा, खुलेगा, साइज बढ़ेगी उसकी। चौथे नंबर पे होता है एक बड़ा सा स्क्रू होता है। आपको लगता है छोटा सा है लेकिन वो बड़ा सा होता है, उसकी पूरी कंटिन्यूशन होती है, उसको कहते हैं लॉकिंग स्क्रू या सेट स्क्रू। वो क्या करता है, वो मैट्रिक्स बैंड को टोफिल उस रिटेनर के अंदर लॉक कर लेता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप मैट्रिक्स बैंड सबसे पहले आप स्लाइड में डालोगे, फिर हेड में डालोगे। जैसे ही आपने स्लाइड और हेड में डाल दिया ना, तो सबसे पहले छोटे स्क्रू से आपने उसको टाइट करना है क्लॉकवाइज। कैसे टाइट करना है? क्लॉकवाइज 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 करोगे ना, वो स्क्रू ऊपर जाएगा। ऊपर जाते 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 होल के अंदर जाके उसको टाइट लॉक कर देगा। बड़े स्क्रू का भी काम नहीं है, रोटेटिंग स्पिंडल का कोई काम नहीं। एक दफा लॉक कर दिया, फिर आपने पेशेंट के मुंह में डाल के और फिर आपने रोटेट करना है, उसके लिए रोटेटिंग स्पिंडल है। फिर छोटे स्क्रू का काम नहीं है, तो कभी कंफ्यूज मत होना। वो लॉकिंग स्क्रू है और वो रोटेटिंग स्क्रू है, जिसका काम है टाइट लूप को करना और उसको लॉक करना। छोटे स्क्रू का काम है लॉक करना। ठीक है, मैट्रिक्स बैंड बेसिकली। अच्छा, जब आप मुंह में टोफिल मायर डाल रहे हो ना, तो तीन चार रूल्स फॉलो होना चाहिए। नंबर वन, ओपन एंड ऑफ हेड शुड ऑलवेज बी टुवर्ड्स जिंजावा। नंबर टू, रिटेनर शुड ऑलवेज बी ऑन बक्कल साइड। नंबर थ्री, रिटेनर शुड ऑलवेज बी टुवर्ड्स मीजियल एंड। मीजियल ही जाना चाहिए, ऐसे चीक्स के तरफ नहीं जाना चाहिए, रिटेनर मीजियल ही जाना चाहिए। और नंबर फोर, ये जो हेड है ना, वो भी दांत के सेंटर में होना चाहिए, कभी भी ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। हेड शुड ऑलवेज बी एट द सेंटर ऑफ द टूथ, मिड ऑफ द टूथ। अच्छा, तीन किस्म के बैंड्स जो होते हैं ना, फ्लैट बैंड्स की तीन किस्म की साइजेस। बैंड्स बेसिकली जो फ्लैट बैंड्स की तीन किस्म की साइजेस होती हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। 0.0010, 0.0015, 0.0020। आई होप आपको याद हो जाए, नोट्स में लिखा हुआ है। छोटी साइज का काम क्या होता है, वो इजीली फिट हो जाते हैं, लेकिन उसके टाइट कॉन्टेक्ट्स बनते हैं। लेकिन नुकसान क्या है, वो डिफॉर्मेशन हो जाती है। तो आपको देखना पड़ेगा कब आपको थिक बैंड की जरूरत है या थिन बैंड की जरूरत है। आपको साइजेस याद करनी पड़ेंगी बीसीक्यू के लिए। नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, ये भी बैंड्स होते हैं, आपको याद करना पड़ेगा बीसीक्यू के लिए। नंबर वन होता है यूनिवर्सल, वो सारे दांतों के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर टू होता है एमओडी के लिए। नंबर थ्री होता है एमओडी के लिए। लेकिन फर्क क्या है, नंबर टू मोलर्स के लिए, नंबर थ्री प्री मोलर्स के लिए। एमओडी का क्या मतलब है? उन जो बैंड्स के अंदर ना जिंजाइवल एक्सटेंशंस होती हैं, इस तरह से ऐसे प्रोट्रूजन होती हैं, उसको कहते हैं जिंजाइवल एक्सटेंशंस। अच्छा, प्री कॉन्टोरिंग करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप तो ग्लव्स और मास्क पहनने चाहिए। और अगर ग्लव्स मास्क पहनने के बाद आपने क्या करना है, मैट्रिक्स बैंड को रिटेनर में डालने से पहले आपने उसको पेपर पैड पे या ग्लास स्लैब पे रख के उसको रब करना है। रब कर तीन चीज़ों से रब कर सकते हो। नंबर वन, ओवाइड बर्निशर। नंबर टू, बीवर टेल बर्निशर यानी बर्निशर। नंबर थ्री, स्पून के एक्सकेवेटर से भी कर सकते हो, लेकिन कॉन्वेक्स एंड ऑफ स्पून एक्सकेवेटर। ये तीन चीज़ों से, बाकी किसी से नहीं कर सकते। एक होता है पोस्ट प्लेसमेंट कंटोरिंग। आपने जब कैविटी में डाल दिया, उसके बाद भी आप कंटोरिंग कर सकते, बर्निशिंग कर सकते हो। वो किससे कर सकते हो? कॉन्वेक्स एंड ऑफ स्पून एक्सकेवेटर। तो दो किस्म की बर्निशिंग होती है, एक प्री बर्निशिंग और एक पोस्ट बर्निशिंग ऑफ मैट्रिक्स बैंड। ये याद करें, एक नहीं होती, दो होती हैं, और दोनों करनी है आपको। और कुछ होते हैं प्री कॉन्टोर्ड बैंड्स, यानी कि ऑलरेडी कॉन्टोर्ड होते हैं, उनको फिर कॉन्टोर्ड करने का जरूरत नहीं होता। लेकिन हमारे पास जो होते हैं वो फ्लैट बैंड्स होते हैं। फ्लैट बैंड्स की हमेशा प्री कॉन्टोरिंग या प्री बर्निशिंग करना जरूरी होती है। अच्छा जनाब, इसके अलावा टोफिल मायर के अलावा कौन से हमारे पास सिस्टम है? एक है प्री वेल्डेड बैंड्स। प्री वेल्डेड बैंड्स को कहते हैं डी नोवो सिस्टम। इसके अंदर सिर्फ बैंड होता है, रिटेनर होता ही नहीं है। और इसको आखिर में क्या करते हो, लगा के कट बर्ड से कट करके फेंक देते हो। नंबर टू पे आते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम। ऑटोमेटिक सिस्टम में क्या होता है, बैंड होता है और एक छोटा सा रिटेनर होता है, यानी कि एक सोराख होता है। उस सोराख के अंदर आप स्क्रू डालते हो और ऐसे घुमाते हो, वो टाइट हो जाएगा। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, वो लूज हो जाएगा। तो इतना छोटा सा रिटेनर होता है सिलेंडर शेप का, जिसके अंदर एक स्क्रू जाएगा, अंदर एक स्क्रू ड्राइवर की तरह एक चीज होती है, वो अंदर जाती है और उससे आप घुमाते हो। तो इसकी फायदे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो टोफिल मायर का रिटेनर है वो बहुत बड़ा है और बड़ी जगह ऑक्यूपाई करता है। तो ये इतनी जगह ऑक्यूपाई नहीं करेगा, आप आराम से अपना काम कर सकते हो, आराम से वेज लगा सकते हो, कोई किस्म का ट्रबल नहीं देगा। अच्छा, टोफिल मायर लगाने के बाद हमेशा वेज लगाना है। और वेज आपने कहाँ से लगाना है? फ्रॉम, आंसर है फ्रॉम लार्जेस्ट एम्ब्रेजर। और मोस्ट कॉमनली जो लार्जेस्ट एम्ब्रेजर होता है ना, वो लिंगुअली होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वेज को लिंगुअली डालते हैं। अगर ऑस्की में लगा रहे हो ना, तो लिंगुअली वेज को प्लेस कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा,
एक बार्टन्स टेक्निक होती है जो डॉक्टर कादिर का फेवरेट सवाल है। उसमें क्या होता है, अच्छा अगर फेशियली लिंगुअली हमें सपोर्ट देना है ना मैट्रिक्स बैंड को, अगर फेशियल वॉल बनानी है तो क्या होता है, मैट्रिक्स बैंड को थोड़ा सा टेढ़ा होता है ना, तो आप प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट को रख के सपोर्ट दे सकते हो। प्रॉक्सिमली तो वैसे ही सामने वाला दांत आपको सपोर्ट देता है ना, लेकिन अगर सामने वाला दांत है ही नहीं, एब्सेंट है, अब प्रॉक्सिमली भी मैट्रिक्स बैंड ऐसे ऐसे ढीला हो गया है क्योंकि दांत ही नहीं है। ठीक है ना, ढीला हो गया क्योंकि ढीला हो गया क्योंकि वो दांत ही नहीं है सामने। तो अब क्या करोगे, आप क्या करोगे, इम्प्रेशन कॉम्पो लेते हो, उसको थोड़ा सा गर्म करके 5 to 10 सेकेंड्स, और उसको थोड़ा वेट करोगे सॉफ्ट हो जाए, और उसको फिर थोड़ी सी गीली होनी चाहिए आपकी ग्लव फिंगर, उससे आप उसको रख दोगे वहां पे मैट्रिक्स बैंड के साथ, और उसके प्रेशर से, और एयर ड्राई करोगे, उसके प्रेशर से मैट्रिक्स बैंड एक जगह पे खड़ा हो जाएगा, मजबूती से खड़ा हो जाएगा एक जगह पे, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो जाएगा एक जगह पे मजबूती से। आपने क्या रख दिया, इंप्रेशन कॉम्पो रख दिया उसके साथ। इसको कहते हैं बार्टन टेक्निक कहते हैं। इसको सिरिंज फॉर्म में भी कर सकते हो, लेकिन अब वो थोड़ा सा मुश्किल तरीका है, उसको वार्म बाथ में डालना पड़ेगा और सिरिंज को गर्म करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा और फिर प्रेस करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें। अमलगम को रिपेयर कैसे करते हैं, अमलगम को रिपेयर करने के लिए आपने, उसकी स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, 30 to 60% होती है, BCQ पॉइंट कितनी होती है, 30 to 60%। और इसके अलावा आपने थोड़े से डोव टेल लॉक्स बनाने पड़ते हैं, जो पुरानी अमलगम है ना उस पर थोड़े से आपने डोव टेल्स लॉक्स बनाने पड़ेंगे ताकि रिटेंशन थोड़ी सी बढ़ जाए। तो ये BCQ का पॉइंट है, क्या बनाने पड़ेंगे, डोव टेल लॉक्स बनाना पड़ेंगे। अच्छा, टोफिल मायर को रिमूव करने का क्या तरीका है, कि आपने बैंड पे फिंगर रखनी है, पहले रिटेनर को निकालना है और फिर आपने बैंड को निकालना है। बैंड को भी पहले क्या निकालना है, पहले आपने वो साइड निकालना है जहाँ पे कैविटी नहीं है, और फिर आखिरी वाला कैविटी वाला निकालना है जहाँ पे फिलिंग की है, जहाँ जो वॉल आपने बनाई है। अब निकालने का क्या तरीका है, जो वॉल आपने बनाई है आप वो निकाल रहे हो ना, तो आपने क्या करना है, कंडेंसर को पहले वॉल पे ऐसे रखना है, कंडेंसर को मार्जिनल रिज जो आपने अमलगम से बनाई उस पर रखना है, और फिर बैंड को निकालना है। कभी कभी बैंड के प्रेशर से ना आपकी रिज टूट जाती है, तो रिज को इंटैक्ट रखने के लिए उसके ऊपर कंडेंसर का प्रेशर रखना है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, कभी भी मैट्रिक्स बैंड को ऑक्लूजली नहीं निकालना, या तो फेशियली निकालें या तो लिंगुअली निकालें। अगर डिस्टल सरफेस निकाल रहे हो, अगर डिस्टल सरफेस निकाल रहे हो तो फिर लिंगुअली निकालें, और अगर मीजियल सरफेस निकाल रहे हो तो फेशियली निकालें। ये कुछ BCQs की पॉइंट हैं और कुछ क्लिनिकल बातें हैं। तो ये हमारा टोफिल मायर डिफरेंट मैट्रिक सिस्टम। अलग और कौन से मैट्रिक सिस्टम होते हैं, पेलोडेंट होता है। पेलोडेंट बेसिकली कंपनी का नाम है, उसको कहते हैं रिंग सेक्शनल सिस्टम। उसके अंदर एक रिंग होती है, वेज होती है, रिंग को फॉर्सेप से अप्लाई, प्लायर से अप्लाई करते हो, रबर डैम प्लायर से, और वेज होता है और सेक्शनल मैट्रिक्स होता है। एक और सिस्टम होता है टी वेल्डेड सिस्टम। तो ये 3-4 सिस्टम होते हैं, ये आप देख लें। तो दिस इज ऑल, और गुड लक।